नाजरीन, ये है रेड लाइन। नया आर्मी चीफ क्या आया, पाकिस्तान के अंदर तनकीद और तारीफों का समुंदर उमड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नए आर्मी चीफ पर इतना फोकस नहीं है। आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। ट्रेंड्स में हम आपको बताएंगे कि ट्रेंड्स किस किस्म के हैं। सब ट्रेंड्स नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड्स जो हैं बहुत ही खौफनाक और जहरीले किस्म के हैं, लेकिन जहरीले ट्रेंड्स बहरहाल तनकीदी ट्रेंड्स भी हैं। कुछ ट्वीट्स का भी जिक्र करेंगे। इसी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज का जो रिश्ता है उसके अंदर ख़राबी कहाँ पर है। क्या वाक़तन जनरल बाजवा से उनकी मुखासमत थी और नए आर्मी चीफ के साथ वो मुसाफा करके एक नया आगाज़ करना चाहते हैं, एक मसला और है। सोचिए में हम आपको मवाद फराहम करेंगे जिसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। पंजाब की तरफ भी चलेंगे। अब एक सियासी अखाड़ा बन गया है, आधा पाकिस्तान है दोबारा से एक जाती हुई हुकूमत और आती हुई हुकूमत के दरमियान में खड़ा है। पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास क्या लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन पहले ट्रेंडिंग। जी शायान, क्या ट्रेंड्स हैं जी आज के? तलत साहब, बड़े जिस तरह आपने कहा खौफनाक और जहरीले ट्रेंड है, बिल्कुल अजीब व गरीबी मामला चल रहा है। गर्मा गर्मी है और जिस तरह एक जो सबसे टॉप पे चल रहा है ट्रेंड, यौम निजात 29 नवंबर, ये ट्रेंड इस वक्त रैंक कर रहा है नंबर 1 पर और ये 10 घंटे पहले ही शुरू किया गया, यानी कि आज ही ये शुरू किया गया था और इस पर 2,45,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं और 10 घंटे से ये ट्रेंड में हैं। दूसरा चल रहा है वो इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक है। ट्रेंड है, बताना पड़ रहा है तेरियान के भाई यूथी है, तो ये भी इस वक्त नंबर 2 पर रैंक कर रहा है और उस पर भी अच्छे खासे ट्वीट हो चुके हैं। यानी कि इस वक्त जो मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 2,85,000 के करीब ट्वीट्स हो चुके हैं, तो अनकरीब ये 3 लाख पर पहुँच जाएगा। तो ये 21 घंटे से ट्रेंड में है। इसमें भी ट्रेंड हो रहा है, इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक और ट्रेंड है जो कल भी हमने डिस्कस किया था, वो हम नहीं कह रहे ट्रेंड है, खंजीर डीजल, ये भी चल रहा है। इसमें भी ये आज भी ट्रेंड में और इस वक्त भी ये नंबर 4-5 पे रैंक कर रहे हैं। 1,08,000 इस पर भी ट्वीट हो चुके हैं और ये 21 घंटे से ट्रेंड में। कुछ ट्रेंड्स और हैं, वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हैं, गो के अब वो साबिक हो चुके हैं, साबिक आर्मी चीफ़ हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो महाज गर्म किया गया है, उनके नेगेटिव बहुत ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, वो गो के हम अभी स्क्रीन पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अच्छे ट्वीट नहीं, उन पर तनकीद जहाँ एक शाइस्तगी में तो की उनके जा हक रही में शायद उनके हक में कोई ट्रेंड चल रहा है, उनके हक में कोई आपको कहीं पे नीचे कोई 14वें 15वें नंबर पे कोई ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखें तलत साहब, हमने जब जायज़ा लिया है ट्रेंड्स में तो हमें इस तरह का कोई ट्रेंड नज़र नहीं आया कि जो टॉप पर आ गया और जनरल बाजवा हैं उनके हक में किया जा रहा हो। तो ये कहना बचा होगा कि कोई ऐसा ट्रेंड हमारी नज़रों से नहीं गुजरा। हमने कोशिश ज़रूर की किसी ने ऐसे ट्वीट किए, कोई प्रोमिनेंट शख्सियत मिल जाए जो उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा हो, तो कोई ट्विटर पर महाज पर ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। सियासी चल रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चल रहे हैं वो इस वक्त पीक पर हैं। शायान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ट्रेंड्स तो बहुत ही मनफी हैं। बदकिस्मती से हम मुस्बत ट्रेंड्स भी चलवा सकते हैं। मुस्बत से मुराद ये नहीं है कि खाम खा कि आप एक अच्छी खबर को बनाकर और फिक्शन क्रिएट करें एक खुशी का, लेकिन कभी दूसरे मामलात पर भी ट्रेंड चलने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सियासत जो है ये डोमिनेट कर रही है और आज तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तनकीद के अंबार लगाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ट्वीट्स भी हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने अंग्रेज़ी में ट्वीट किए, उसमें उन्होंने आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उनका ओथ उन्होंने बीच में टैग किया। जिस तरह आर्म फोर्सेस के मेंबरान को तो पता नहीं है कि उनका ओथ क्या है, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो यौम निजात जिसका ट्रेंड का जिक्र शान कर रहे थे उसको हैश टैग भी किया। तो यौम निजात 29 नवंबर ये ट्रेंड ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ओन करती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ किस्म के मनफी ट्रेंड्स को ओन करती है, बाकायदा इंडोर्स करती है, और जो बयानात उनके लीडरान देते हैं
उनको भी वो मुख्तलिफ अंदाज से अपनी मोहर साबित करके उसको चलाते रहते हैं। शीरीन मज़ारी ने यह भी कहा कि जो डैमेज कंट्रोल है वो जनरल हेड क्वार्टर्स को करना होगा, और इसके अंदर उन्होंने जो खाता लिखा है पिछली क़यादत के नाम, वो बड़ा लंबा है। इसके अंदर एब्डक्शंस भी उन्होंने जिक्र कर दिया, FIRs, कस्टोडियल टॉर्चर, ब्लैकमेलिंग और ना जाने क्या क्या। तो उनका ख्याल ये है कि 28 नवंबर से पहले पहले ये सब कुछ हो रहा था, और 29 नवंबर के बाद उनका ख्याल है कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए। दोनों उनके ख्याल हैं। ये ट्रेंड्स हैं जो सियासी स्टेटमेंट्स के साथ आपको इकट्ठे होते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड्स जो हैं वो मावराए सियासत हैं, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है क्या फ़ौज के हवाले से, ये हम सोचिए रहेंगे। लेकिन पहले ज़रा पंजाब की तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी मामलात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ख्याल था कि चौधरी परवेज़ इलाही फ़ौरन से ये मामलात तय कर लेंगे, वहाँ पर आकर डिसोल्यूशन का मामला फंस गया है, और साथ इत्तेहादी भी अपनी सियासी छुरियाँ तेज़ कर रहे हैं। तो पंजाब के ऊपर फोकस करेंगे। पैनलिस्ट हमारे पास मौजूद होंगे, उस्मा बुखारी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, सरदार लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी की तरफ से, अहमद बिलाल महबूब सदर पिलडेट, उनका तजिया भी लेंगे, और आबिद ज़ुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कहते हैं कि पंजाब के अंदर तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, पंजाब की असम्बली को बचाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही भी यही कहते हैं कि जो गवर्नर राज लगाने का सोच रहा है या मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का सोच रहा है, वो अहमद की जन्नत पे रहता है, और पंजाब असम्बली आइन के मुताबिक चलेगी। इमरान खान कहते हैं कि हम आइन के मुताबिक इस असम्बली में से निकल जाएंगे, KPK की असम्बली समेत, और उसके बाद निज़ाम धड़ाम से गिर जाएगा। तो ये तमाम आइनी ऑप्शंस जो हैं ये मुख्तलिफ अहदाफ की तरफ जाती हुई क्यों नज़र आती। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पंजाब के अंदर कोई वाक़तन हकीकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता रह गया है जिसके ज़रिए पंजाब की असम्बली बच सकती है, और अगर बच भी जाती है तो वो क्या बची खुची असम्बली होगी या नहीं। आबिद ज़ुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे पास मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बुलाने का उस्मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी बहुत शुक्रिया। उनकी जमात ने स्टैंड लिया है कि हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे पंजाब असम्बली बचाने के लिए, आइनी ऑप्शन। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडेट एक तहकीकी इदारा है, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनका भी शुक्रिया। और बाद में हमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी ज्वाइन करेंगे। क्विकली अगर मैं आबिद साहब आपसे पूछ पाऊँ, तो ये जो रेंज ऑफ ऑप्शंस की बात हो रही है कि जो हम हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ज़रा आइन के इंटेंट के बारे में बताइएगा। वो इंटेंट डिसोल्यूशन के ऊपर भी इंटेंट आइन की क्या है, और असम्बली बचाने पर भी नो कॉन्फिडेंस, ये इंटेंट क्या है, आइन क्या चाहता है कि क्या हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखिए आइन ने आपको एक ज़ाब्ता दे दिया है जिसके तहत आपको चलना है। जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है हमारी, उसको डिफ़ाइन कर दिया है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, उन्हें किस तरह से एक्ट करना चाहिए। तो उसको आइन का यही है कि आपको जो भी पावर, चाहे एग्जेक्टिव हो, जुडिशरी हो, मुकन्नना हो, वो सब जो है वो आइन के तहत काम करें, क्योंकि आइन इज़ द सुप्रा लॉ। तो इसका अगर आप सब उसके दायरे इख्तियार में काम करेंगे तो आप कानून के हिसाब से काम करेंगे। तो अगर PTI कहती है जी कि चूंकि हमने निज़ाम को गिराना है तो अब असम्बली डिसॉल्व कर दें, नीयत आइन इस नीयत को एंटरटेन करता है? देखिए नीयत का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो नीयत का कोर्ट, देखिए आइन ने तो ये देखना कि आइन के पास मेरे पास क्या पावर है। ठीक है, आपने देखिए नो कॉन्फिडेंस मूव आई, ठीक है, उसमें उन्होंने उसको डिले करने की कोशिश की, जो भी किया कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया कि नहीं, उस पर आपको वोटिंग होनी चाहिए, उसके तहत नो कॉन्फिडेंस वोट पास हो गया। उसको कोर्ट ने किस तरह से इंटरप्रेट किया। लेकिन आप देखिए, अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं कहता हूँ कि जी, और जो भी उसकी वजह हो, मेरे पास एक आइन इख्तियार देता है कि मैं एडवाइस कर सकता हूँ गवर्नर को कि जी इसको डिसॉल्व कर दे, या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दे दे, तो वो 48 घंटे के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, आइन ये नहीं देखता कि इंटेंशन क्या होती है, मोटिव जो होता है वो तो इररिलेवेंट होता है कि तो मेरी प्रोसेस को देखेंगे, प्रोसीजर को देखेंगे। ये भी आपने उस वक्त जब ये आपके प्रोग्राम्स भी थे, आपने भी उस पर बड़े तबसरे किए और लोगों ने भी तबसरे किए। जी आइन में एक कानून है, आइन देता है कि जी इस तरह से नो कॉन्फिडेंस, उस पर वोट होना चाहिए। तो उस वक्त भी एक सिस्टम,
एक असेंबली को गिराया जा रहा था या एक मेजॉरिटी पार्टी को, लेकिन एक आइन के हिसाब के मुताबिक एक चीज आई थी, आप उससे डिसएग्री करें, लेकिन उस पर एक्सरसाइज किया कोशिश, अगर उस पर इंटरप्रिटेशन भी दे दी। यहां अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूं, एक मेरी गवर्नमेंट है या मैं मेजॉरिटी में हूं, मैं कहता हूं कि जी मैं इसको नहीं, मैं डिसोल्यूशन चाहता हूं, तो आइन एक तरीका इख्तियार देता है। बेहतरीन मिसाल दी आपने। उस्मान साहब, आप ये फरमाइएगा कि अब परवेज इलाही साहब का इख्तियार है, वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपकी जमात का इख्तियार था कि उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब को फारिग किया, तो इसमें आप क्यों उनके हाथ रोक रहे हैं? आपको क्या पड़ी है? वो खुद अपनी असेंबली डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उनको डिसॉल्व करने दें। क्यों बचाना चाहते हैं आप पंजाब की असेंबली को? जी शुक्रिया तलत साहब। देखिए, पहले तो बात यह है कि असम्बली डिज़ोल्व करने में और अदम एतमाद से जो है वो गवर्नमेंट चेंज करने में फ़र्क होता है। आइन तो ये भी कहता है कि असम्बली की मुद्दत 5 साल है, फिर उसको 5 साल पूरी क्यों ना करने दी जाए, पहला सवाल ये है। और मैं ज़ुबैरी साहब बड़े सीनियर हैं, लेकिन मैं उनसे इस बात से एग्री नहीं करती कि कॉन्स्टिट्यूशन या कानून जो है वो इंटेंशन नहीं देखता। मेंजरिया जो है वो भी कानून का ही एक जो है वो तरीक़ाकार है जिसमें नीयत ज़रूर देखी जाती है। अब ये देखिए, पिछले 4 महीने से परवेज़ इलाही साहब जो है वो असम्बली इजलास चला रहे हैं सिर्फ इस खौफ में कि उनके खिलाफ अदम एतमाद ना आ जाए, और हर सेशन में वो 8 से 10 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं PMLN के। इस दफ़ा 18 सस्पेंड हैं, जिनमें एक मैं भी शामिल हूँ, ताकि हम लोग जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, नो कॉन्फिडेंस जो है मूव ना कर सके। मुझे ये बताइए, मेरा राइट कहाँ गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का? अगर इनको अपने राइट्स का पता है तो इनको अपनी दूसरों के राइट्स का भी ख्याल होना चाहिए। अगर इनको इमरान खान की ख्वाहिशात पर जो है वो बादशाह सलामत के सामने सिर झुकाना है, तो हम हाफ एंड हाफ हैं इस वक्त असम्बली के अंदर। 50% ये है, 50% हम हैं। तो इमरान खान एक फ़र्द वाहिद जो है, उसको ये इख्तियार क्यों दिया जाए जो कि वो 50% जो हाउस के उसके ऊपर उसका इख्तियार है, और वो जो है वो किसी दूसरी पार्टी से जो है वो उसने एक इल्हाक किया और उस पार्टी को वो ब्लैकमेल करके और वो करके वो कह रहा है असम्बली तोड़ दो, चूँकि मैं चाहता हूँ, चूँकि मेरे तमाम हरबे जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, चूँकि मैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो नहीं करवा सका। मैं आपका नुक्ता समझ गया। मुझे उस नुक्ते के एक सवाल बनाने दें उस्मान साहब, मुझे उस नुक्ते के गिर्द एक सवाल बनाने दें, वो मैं ज़ुबैरी साहब के सामने रखूंगा, और सवाल दिलचस्प बनेगा जो आपने जिस नुक्ते का इजहार किया कि इमरान खान जो हैं, जिनकी पार्टी असेंबली में मौजूद है लेकिन वो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर नहीं है उनकी पार्टी का, वो एलियन हैं इन अ सेंस। पंजाब असेंबली के साथ उनका ताल्लुक पार्टी के हवाले से है। वो जलसे में ऐलान करके जब ये कहते हैं तो क्या कानून उसके ऊपर आइन फिर भी यही देगा, प्रोसीजर क्या है? लेकिन बिलाल साहब के पास जाते हैं। बिलाल साहब, ये फरमाइएगा कि वाकईतन आपके को नजर आता है कि पंजाब असेंबली इज वर्थ सेविंग कंसिडरिंग कि 7-8 महीने की खेल रह गई है, उसके बाद तो वैसे ही आपने इंतखाबात करवाने? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। मेरे ख्याल में वर्थ वाइल इस लिहाज से है कि मैं ये देखता हूँ कि अगर ये सूबाई असम्बली के इंतखाबात, 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त पे होते हैं और कई महीनों के बाद फिर दूसरी 2 असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं, तो उससे काफ़ी डिसरप्शन होगी सिस्टम के अंदर, और बाद से आइनी और इंतज़ामी और माली किस्म के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसको रोकना वर्थ वाइल है, और उसका बेहतरीन तरीका तो यही है कि सियासतदान आपस में बैठ जाएं और बात कर लें और कोई चीज़ पे एग्री कर लें। ये मैं बहुत मौजूदा हालात में तो ऐसी बात कह रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही काबिले अमल लग रही है, लेकिन सही तरीका ये है अदालतों में जाने के बजाय और कुश्ती लड़ने की बजाय ये बैठ के तय करने वाली बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 किस्तों में अगर इलेक्शन होंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा कई लिहाज से। मिसाल के तौर से एक ही बात देख लें कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक ये कहती है कि आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी ताकि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट इंतखाबात के अमल पर असरअंदाज ना हो। अब अगर मौजूदा सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाते हैं 2 के, और 10 महीने के बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात इन्हीं सूबों के अंदर होते हैं, तो उस वक्त सूबों के अंदर तो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, और फिर सूबों की जो सियासी हुकूमतें होंगी वो आज़ाद होंगी कि अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंतखाबात में इस्तेमाल करें। तो उससे आइन की वो जो मकसद है या मंशा है कि
कि हम एक ये मैं जुबैरी साहब के सामने रखता हूँ। जी हाँ, तो ये मैं जुबैरी साहब के सामने दोनों बातें है। रखता हूँ। खोसा साहब को खुशामदीद कहते हुए जुबैरी साहब के सामने दोनों बातें, जो उस्मा साहब ने बात की और जो बिलाल साहब बात जवाब जी गो अहेड। देखिए, पहले तो उस्मा बीबी को मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि मेंस रिया जो है ना वो क्रिमिनल लॉ का एक सब्जेक्ट है। मेंस रिया मींस गिल्टी माइंड, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इट्स नॉट विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, उससे उसका ताल्लुक है। मेंस रिया एक्टस रिया ये क्रिमिनल लॉ के एक फील्ड है जिसके अंदर आपको गिल्टी माइंड साबित करना होता है प्रोसिक्यूशन को टू कन्विक्ट अ पर्सन, फॉर द कोर्ट टू कन्विक्ट अ पर्सन। तो ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर वन। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैं इनकी जो दूसरे साहब थे बिलाल साहब, उनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि सियासतदानों को आपस में बैठ के, देखिए जो आप बात कर रहे थे, सिस्टम को अगर बचाना है, सिस्टम को चलाना है, सियासतदानों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, मुल्क का इंटरेस्ट देखें। लेकिन जो बात इन्होंने कही असरअंदाज होंगे तो फिर हमारा इलेक्शन कमीशन कहाँ गया? उसका काम होता है, इलेक्शन कमीशन का काम फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। दुनिया, आप हिंदुस्तान की मिसाल देख लीजिए, वहाँ नेशनल इलेक्शन अलग होते हैं, उनके प्रोविंशियल जो स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन अलग होते हैं, अलग अलग उनकी तारीखें आ रही होती हैं। हमने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, आप होने दें। आप देखें, अगर असरअंदाज होंगे तो इलेक्शन कमीशन कहाँ गया? उसका काम है कि ये होल्ड करना। तो ये बात मैं टोटली डिसएग्री करूंगा बिलाल साहब से। हो सकता है प्रैक्टिकल उसकी कोई इश्यूज हो, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो देखे कि अभी आफ्टर ऑल बाई इलेक्शंस भी तो हो रहे होते हैं ना सर। अभी 9 10 बाई इलेक्शन हुए, उसके अंदर असरअंदाज हो सकती थी ये चीजें। तो ये सब चीजें आपको देखनी होंगी सारी। जस्ट बिकॉज कोई पहले नहीं हुआ डजंट रियली मीन कि उसको होना नहीं चाहिए, या बहुत बड़ी कबात होगी। जी उस्मा साहब, आपकी इंटरजेक्शन है, उसके बाद मैं खोसा साहब के पास आ रहा हूं। गो अहेड। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि पहली तो बात यह है कि वज़ीर आला साहब जो है इस वक्त वो ऑलरेडी एक उनके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, और उसके ऊपर जो है रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक फैसले के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि एक तरफ असद उमर का लेटर जो है वो बहुत मोतबर था, दूसरी तरफ चौधरी शुजात साहब के लेटर को डस्टबिन में डाल दिया गया। तो इसके ऊपर अभी वो ऑलरेडी इन क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये अजीब बात है कि आप हम क्रिमिनल जो है उसके अंदर मंजरिया देख लें, लेकिन यहाँ पर आपको सामने इंटेंशन नजर आ रही है। इंटेंशन ये है कि पूरा निजाम तलपट कर दिया जाए। क्या ये नहीं मालूम है हमारे मुल्क के अंदर कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक सूरत हाल क्या है? क्या हमें ये नहीं मालूम है कि हमारा आधे से ज्यादा जो मुल्क है वो सैलाब में डूबा हुआ है? अभी सैलाब वालों को जो है उनको वोट डालने के लिए लाइनों में खड़ा करें या उनको उनकी आबादकारी होनी चाहिए? तो ये जो है ना, बिल्कुल इसको नजरअंदाज कर देना। बिल्कुल क्रिमिनल माइंड इंटेंशन इमरान खान की मौजूद है। वो इस निजाम को पहले भी तलपट करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, रैप करना चाहते थे, मार्शल लॉ लगाने की दावत वो दे चुके हैं। वो इस मुल्क के 3 टुकड़े करवाने की दावत भी दे चुके हैं। वो इस मुल्क पे एटम बम गिराने की धमकी भी दे चुके हैं। तो ये तमाम जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इमरान खान का, वो उनकी क्रिमिनल उस सोच को जो है वो करता है कि एक इमरान खान जो फर्दे वाहिद है, उसके ऊपर 12 करोड़ के सूबे को कुर्बान क्यों कर दिया जाए? मैं उससे बिल्कुल ज़ाहिर है उसको मैं कंटेस्ट नहीं करता। आप एक पॉलिटिशियन है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन क्या कोर्ट्स को इन मामलात से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? नहीं। क्विक इंटरवेंशन फ्रॉम खोसा साहब। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। खोसा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? is a problem with that, but Zubair साहब, come back to this. ये वाकईतन एक जेन्युइन है, अगर आप उस्मा साहबा के जो पार्टी का स्टैंड उसको हट के भी देखें कि नोइंगली कि इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है। नोइंगली जब से वो हुकूमत से निकले उन्होंने कहा जी कि मैंने हर हाल में इस बसात को मैंने पलटना है, और उसके लिए परवेज इलाही साहब भी एक पॉन है, एक डिस्पेंसेबल कमोडिटी है, KPK की हुकूमत भी एक डिस्पेंसिबिलिटी है, और वो अपने जो बंदे वो कन्विंस नहीं है कि हमें जाना चाहिए। तो ये क्या मामलात आइन के दायराकार में नहीं आता कि कौन कह रहा है, किस वजह से कह रहा है, किस स्केल पे जा रहा है? देखिए थोड़ी बात मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा इसकी बात। देखिए वो कह रहे हैं, देखिए पॉलिटिक्स है ना, हर साइड पॉलिटिक्स खेलती है। आपने एक उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, या सिलेक्टेड जिसे आप कहा कहते थे, या इलेक्टेड थे, सिलेक्टेड, कोई इंपोर्टेड है, कोई सिलेक्टेड है, जो बातें हो रही होती हैं। हमारे चीफ ने भी कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।
लेकिन आप ये देखिए कि अगर एक पॉलिटिशियन है, आपने वो उनके एंगल से देखें, वो कह सकते हैं कि जी मेरी भी एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, आपने लोगों को खरीदा, उनको गिराया, जो भी उसके थे, कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आप वी आर ऑल पाबंद के कोर्ट के हुक्म के हमने तामील करनी है। आप अगर वो अपना समझते हैं कि उनका पॉलिटिकल फायदा इसमें हो सकता है तो वो अगर उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वो क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल ये है, वो एक पॉलिटिशियन के साथ मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दैट थिंग। अगर एक जगह पे पॉलिटिक्स जो है मोतबर है तो दूसरी जगह पे मोतबर होगी। और देखिए आपकी बात से दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए जो आपको चीज देखनी चाहिए कि मैं इन पॉलिटिशियन से, सियासतदान से हमारे मुतबर हैं ये सारे लोग, इनको मैं बार बार कहता हूँ, आपने भी हर फोरम पे कहा जाता है कि आप बैठे एक दूसरे से बात जरूर करें। आपने उज़मा बीबी ने सही बात कही कि देखिए जो चीज़ आपको देखनी है पॉलिटिकल, तो चीज़ ये आपको पिछले साल भी, इस साल के शुरू में भी देखनी चाहिए थी कि क्या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हरा के गिरा के राइटली कॉन्स्टिट्यूशनली जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, आप इससे एग्री करें, उसके भी रिव्यू वगैरह पेंडिंग है। तो लेकिन जो इशू आपके सामने आया कि क्या वो करें, उस वक्त भी देखना था ना, उस वक्त देखना। ब्रेक के बाद उस वक्त भी आ रहा हूँ, बिलाल साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, और जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो क्रिटिकल है, जिसके ऊपर जुबैरी साहब ने बात की कि अगर मौसम का ही हम इंतजार करते रहे कि मौसम ठीक होगा तो इलेक्शन होंगे, अलाइनमेंट बनेगी तो इलेक्शन होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन में जब जंग चल रही थी 80 से 88, कितनी जंग थी इराक ईरान की, उनके इलेक्शन फिर भी होते थे। ऑर्गेनाइजर का ब्रेक है। पंजाब में क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है, क्या इंतहाई सियासी है और क्या रीजनेबल सियासी है? बिलाल साहब, जरा जुबैर साहब ने जिक्र किया कि सिर्फ इस वजह से कि ये पहले नहीं हुआ डज नॉट मेक इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अगर ये होता है कि दो असम्बलियों के इंतखाबात कहीं किसी और वक्त में हो, दो किसी के और वक्त में हो, मरकज में कि और वक्त में हो, तो होने दें, इलेक्शन कमीशन का काम है इंतखाब कराना। कॉन्स्टिट्यूशन में वाकई ये कहीं नहीं रखा हुआ कि इलेक्शन सब एक ही दिन होने चाहिए, तो वो हो सकते हैं अलग अलग दिनों के अंदर, लेकिन उसके अंदर डिस्ट्रप्शन है माली तौर पे भी। आप देखिए कि 20-22 बिलियन का एक्स्ट्रा खर्च है, लेकिन अगर इलेक्शन ना हो सके इकट्ठे तो फिर जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है अलग अलग होना, लेकिन उसके नुकसानात बहुत हैं, और हमने ये पहली बार कर रहे हैं तो इसकी डिस्ट्रप्शन भी ज़्यादा होगी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बाकी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी तो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ना अपनी पुलिस है ना अपनी फौज है, वो तो एक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन 3 दफ़ा मुस्तवी करने पे मजबूर हो गया क्योंकि एक सूबे ने कहा कि हम आपको पुलिस स्पेयर नहीं कर सकते आपके लिए। तो ये थ्योरेटिकली तो ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, लेकिन हकीकतन ये फिर हकायक से आंखें चुराने वाली बात होगी। जी जरा उज़मा साहबा, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि वो कहते हैं मॉथ ईटन एंड ट्रंकेटेड, यानी कटी फटी टूटी लंगड़ी लूली हुकूमत, असम्बली में बंदे नहीं होंगे, क्या आप बिल पास करेंगे, मतलब कैसे चलाएंगे? एक लेजिटमेसी का भी इशू भी तो होता है ना, मॉरल लेजिटमेसी जो है वो नहीं होगी ऐसी असेंबली की जिसके अंदर से इतनी बड़ी पार्टी निकल जाए। उसमें किसी ने उनको बाय फोर्स तो नहीं कहा है ना कि वो चले जाएं, या उनको किसी ने हमारी तरह हमें तो बाय फोर्स बाहर फेंका गया है ना, और हर इजलास में 8-10 बंदे जो हैं वो एक्सपेल कर दिए जाते हैं, हालांकि ये कानून हर असेंबली में मौजूद है, कहीं अप्लाई नहीं होता सिवाय पंजाब असेंबली के, और 75 साल में कभी अप्लाई इतना नहीं हुआ जिस तरह इस 6 महीने के अंदर हुआ है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जुबैरी साहब से फिर माजरत के साथ, जुबैरी साहब 2 चीज़ों को बिल्कुल मिक्स कर रहे हैं। इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक, जब तक उनको अदम एतमाद जो है टेबल भी हो चुकी थी, उसके ऊपर 2-2, 3-3 घंटे, क्या आइन ये नहीं कहता कि कोई और प्रोसीडिंग नहीं होती है जब अदम एतमाद की जो है वो तहरीक टेकअप कर ली जाए, लेकिन इन्होंने वहां पे 2.5, 3-3 घंटे तकरीरें की, और करने के बाद जो है वो एग्जैक्टली एक टाइम के ऊपर आकर जो है वो खुद कहते रहे उससे पहले कि जी एक दिन भी जो है हमारी टर्म हम पूरी करेंगे और हम ये नहीं करने देंगे। और ये तलत साहब, ये भी क्या ये हमारी तारीख नहीं है कि बड़ी मुश्किल के साथ पाकिस्तान के अंदर असम्बलियों ने टाइम पूरा करना शुरू किया है। एक आमिर जो है वो पहले असम्बलियां तोड़ने का शौक उनको हुआ करते थे, अब ये सियासी आमिर है जिनको असम्बलियां तोड़ने का शौक हुआ है। अदरवाइज असम्बलियों की मुद्दत करना, पूरी करना जो है ये भी एक आइन का बहुत बड़ी रूह है कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत, अपना मैंडेट पूरा करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक खरीदो फरोख्त की बात है, जुबैरी साहब से फिर माजरत के साथ, कोई खरीदो फरोख्त ना साबित की इमरान खान साहब ने, वो साइफर भी झूठा साबित हुआ जिसको वो ले लिए फिर। लेकिन जुबैरी साहब ने बात ही नहीं की, मैंने बात तो ना लगाए ना इस तरह। नहीं, जुबैरी साहब ने खरीदो फरोख्त की बात नहीं की। मैं बात पूरी कर लूं जी,
मैं बात पूरी कर लूं। आपने कहा खरीदो फरोख्त के साथ हुआ, ये जैसे भी जो है वो अदम एतमाद आई, तो वहां पर इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ा, किसी मेंबर ने जिन्होंने उस पार्टी से डिफाई किया उन्होंने किसी ने वोट नहीं डाला। इस बात को जरूर मद्देनजर रखें। फिर यह है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया कि अदम एतमाद की वोटिंग के दौरान आपने असम्बलियां डिसॉल्व करने के लिए जो है आपने भेजा सदर पाकिस्तान को। और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तो बेचारा इमरान खान को बुला बुला के थक जाता है। इमरान खान साहब के तो कान पे जूं नहीं रेंगती, वो तो किसी को जवाब दे नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है इमरान खान के सामने, ये सब जानते हैं। और वो किस तरह इलेक्शन कमीशन को वो करते हैं और मज़ाकरात किससे करें? जो सियासी बातों लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है उससे मुज़ाकरात कैसे करें? जिसने शर्तों के तहत जो है वो बैठने की बात आपकी जमात ने, अगर मैं पूछूं, आपकी जमात ने अब ये भी स्टैंड लिया है, उस्मा साहब आपकी जमात ने, कता कलामी आपकी जमात ने ये भी स्टैंड लिया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन जो है वो कह रहे हैं कि जल्दी हेयरिंग के लिए आए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितनी पुरुमीद हैं कि वाकईतन कोर्ट आपकी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक जो है रिव्यू पिटीशन की डेट लगा देगी, और क्यों लगाए? देखिए, पहले तो मैं अपना वो सिर्फ जुमला कंप्लीट कर लूं। जो आखिरी जुमला मैं कहना चाह रही थी वो ये है कि क्या आईने पाकिस्तान ये कहता है कि हम जो रियासत पाकिस्तान है उसको जत्थों के सामने, उसको प्रेशर ग्रुप्स के सामने, इस वक्त जो इमरान खान की पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक प्रेशर ग्रुप है और वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रही है। क्या उसके सामने सरेंडर करना आईने पाकिस्तान इजाजत देता है रियासत पाकिस्तान को? अगर आइन की बात करनी है तो फिर इस पर भी बात कर लेते हैं। जहां तक आपके सवाल की बात है, बिल्कुल ना करें। अदालतें क्यों करेंगी हमारे पार्टी के कहने पे, उस पे कहने पे? लेकिन मैं ये तो सवाल बड़ी माजरत से पूछ सकती हूँ ना कि 6 महीने से एक रिव्यू पेंडिंग है। हमारी एप्लीकेशंस, हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं कि हमारी एप्लीकेशंस जो है वो एंटरटेन ही नहीं होती? क्यों ये इंप्रेशन है कि कोई और पार्टी जो है वो शाम को एप्लीकेशन दायर करती है, सुबह हेयरिंग होती है, शाम को उनके हक में फैसला आ गया होता है? हमारा रिव्यू जो है जिसके ऊपर एक लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ इसके ऊपर अराइज हो चुका है कि क्या आप रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि जब आपने 25 लोग जो है वो डीसीट कर दिए, लेकिन आपने उनको उस जुर्म की सजा तो दे दी, लेकिन आप कह रहे हैं वो जुर्म हुआ नहीं था क्योंकि आप उनके वोट नहीं गिने। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट की जो फाइल है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, उस्मा साहबा, सुप्रीम कोर्ट की फाइल मैं इस प्रोग्राम में नहीं संभाल सकता, मेरे से पंजाब की फाइल नहीं संभाल पा रही। स्टे विद मी, मैं जुबैरी साहब के पास जाना चाहूँ, इसके ऊपर जाएंगे। ये मेरा रोना है जी, ये मेरे पंजाब का रोना है जी, मैं क्या करूँ? नहीं, बिल्कुल, वो किसी और प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पे इसका रोना रोएंगे, लेकिन अभी जरा पंजाब के ऊपर फोकस करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के बहरान को या इस किस्म की इस्तदा को एंटरटेन कर सकती है, जानते हुए कि माहौल किस किस्म का बना? कौन सी इस्तदा की बात? कि आप रिव्यू पिटीशन जो है जल्दी लगाएं ताकि फैसला हो कि मेंबरान के वोट काउंट हो। पहली बात तो एक मैं बता दूं, रिव्यू जो होता है ना उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। ठीक, यू हैव टू शो कि द एरर इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक, अब आप बीबी फरमा रही थी कि जी उन्होंने रीड राइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इतनी डिटेल में जजमेंट दी है, तो रिव्यू का स्कोप तो बड़ा लिमिटेड होता है। तो कि हमारी इस्तदा, अगर इस्तदा है तो, लेकिन उसकी सवाबदीद तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की है ना, को लगाएं या नहीं लगाएं। तो ये बट आप एप्लीकेशन आप देते हैं, हो सकता है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं उसकी अर्जेंट एप्लीकेशन। तो कोर्ट डजंट हैव टू, उनको देखने की जरूरत नहीं है कि माहौल क्या बना हुआ है। वाई कोर्ट का काम, कोर्ट को केस देखने की जरूरत है, माहौल को कैसे उसका कोर्ट का काम ये नहीं होता। लेकिन आप देखिए कोर्ट को इंटरवीन करता है, अगर उस तरफ से अगर एप्लीकेशंस देके केसेस लगते हैं तो दूसरी तरफ से भी लगते हैं और लोगों के केसेस भी लगते हैं। ये कहना कि जी हमारा आफ्टर ऑल ये केसेस जो पहले जो केसेस हुए थे वो भी अर्जेंट एप्लीकेशन पे कोर्ट ने रात को टेकअप किया था मैटर। आप देखिए ना, मतलब ऐसा आप दूसरी तरफ भी तो देखें, दोनों का एक बैलेंस रख के चलना होता है। कोर्ट हैज टू क्रिएट पॉलिटिकल, देखिए कोर्ट का पॉलिटिकल क्वेश्चंस में आना कोर्ट के लिए एक मुश्किल बन जाती है, मैं समझता हूं, क्योंकि देखिए एक आप फैसला करते हैं, एक साइड को पसंद आता है, दूसरी साइड को नहीं पसंद आता, तो ये इसी में कोर्ट पर रात को भी उस्मा साहब आप देखें, रात को भी तो कोर्ट लग गई थी ना। आप ये तो ना कहना, तो गैर मामूली कारकर्दगी थी कोर्ट की उस दिन। वो मेरी मर्जी से नहीं लगी थी नहीं तलत साहब, देखिए वो मेरी मर्जी से या मेरी खुशी से नहीं लगी थी। कोर्ट्स ने आइन के तहफ्फुज़ की कसम खाई हुई है और वहां पर अपेरेंटली आइन को एब्रोगेट किया जा रहा था और जो है आइन को जो है वो बाला ताक रख के जो है जो
क्लियरली आइन कहता है अदम एतमाद की जो है वो तहरीक के दौरान कोई और काम नहीं होगा और वो तहरीक जो है इस पर काउंटिंग होगी, असम्बली डिसॉल्व नहीं हो सकती। उस वक्त ये गैर आइनी काम हो रहा था तो अदालत ने अपना काम किया, उसने किसी पार्टी की साइड नहीं ली। दुरुस्त कह रहे हैं जुबैरी साहब, रिव्यू का जो मर्जी जो है वो फैसला है, वो जाहिर है उनका हक इख्तियार है। अभी भी आपको लगता है कि अपेरेंटली जो है वो कुछ नहीं हुआ, अपेरेंटली एक जुर्म की आपने सजा दे दी, लोगों को डिसेट कर दिया, लेकिन उनके वोट नहीं गिने। ये कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी शिक है? मुझे ये बता दीजिए कि आप जो है वो वोट नहीं गिनेंगे लेकिन आप उनको सजा देंगे। उनकी अपने मेंबर्स जो डिसीट हुए थे उनकी भी जो है वो पेंडिंग पड़ी है एप्लीकेशंस। क्यों पड़ी हैं? इतना बड़ा मामला देखिए। अगर रिव्यू मेरा रिव्यू जो मेरा इस्तदलाल है कि वो जो है आपने असद उमर के लेटर को मुतबर कह दिया, आपने कहा असद उमर ने लेटर लिखा था इसलिए वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चौधरी शुजात अगर सेम वही लेटर लिखते हैं आप कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो करेगा। क्या असद उमर पार्लियामेंट्री लीडर था पंजाब असेंबली के मेंबरान का? नो। सो इसलिए इससे ज्यादा अपेरेंटली और क्या होता है? ये जरूर तमाम कोर्ट जो है ना ये मुद्दा पूरे का पूरा सुनेगी जब वो रिव्यू पिटीशन की डेट आपको देगी ना। ये तमाम का तमाम जो आपके सद्दे हैं आर्गुमेंट के जरूर सुनेंगे। जुबैरी साहब एज अ पॉइंट टू मेक, लेट मी फर्स्ट गो टू बिलाल साहब फॉर अ रिफ्लेक्शन, फिर मैं आपके साथ क्लोज करूंगा इसके ऊपर। बिलाल साहब, ये सूरत हाल बनी हुई है, आपको क्या लगता है जो अरिथमेटिक है, जो हिसाब किताब है, क्या वो नून लीग और इत्तेहादियों के फेवर में जा सकता है मौजूदा हालात के तनाजुर में? जरा इसके ऊपर एक इंसाइट हमसे शेयर कीजिएगा। गो हेड। देखिए, जहाँ तक पंजाब असेंबली का ताल्लुक है वहाँ तो नंबर्स में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। जो इस वक्त हुकूमत है और जो अपोजिशन है बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, और 5 मेंबर अगर किसी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दौरान एब्सेंट हो जाए तो वो फ़र्क ख़त्म हो सकता है। बल्कि उसके बारे में तो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोगों का कहना यह है कि उसमें तो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ की मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है। लेकिन दोनों सूरतों में नंबर्स का फ़र्क बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन चूँकि इम्कानात की बात की है तो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर साहब इन्हें कह दें और उस मौके पे चंद लोग गैर हाजिर हो जाएं आमदन या किसी और वजह से, तो वो फिर हुकूमत तब्दील हो सकती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हो सकता है। I have to leave it there for you. जुबैर साहब एज अ पॉइंट टू मेक, जी गो अहेड, बताइए। जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू है कि देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो आप ला सकते हैं, लेकिन जब सेशन होता है उसमें आप नहीं लाते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो तो इसमें नहीं आएगा। वो किस अगर उसमें होगा कानून के मुताबिक, ये आइन में लिखा हुआ है सर, आप पढ़ लें तो उसके अंदर लिखा हुआ है। नहीं मुझे बताइए, मैं सारा आइन पढ़ लिया जो है जी, कहीं नहीं लिखा वोट ऑफ नो, कहीं नहीं लिखा। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये बताइएगा जी, बता दीजिए आर्टिकल बता दें कौन सा है। सब में लिखा हुआ है, देखिए उसमें हम सारा पढ़ के आए हैं। है, उसमें तरीका मेरे पास पढ़ा है जी, पढ़े उसके जी मेरे पास पढ़ा है, आप पढ़ लें इसको जी, मैंने पढ़ लिया जी। 112 में कहीं नहीं लिखा कि मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। गवर्नर के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो गवर्नर की तरफ से गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, वो वोट ऑफ नो वो 112 के तहत जो है। उस्मान साहब बिल्कुल आखिर में अगर आप मुझे बता पाएं, क्या गवर्नर राज जो है वो आपकी पार्टी की ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है या नहीं है? जी देखिए, आईनी तरीकाकार तो मौजूद है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत सारी, और इस बात हद तक मैं एग्री करती हूँ जुबैरी साहब से कि उसकी कुछ जो है वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर शायद वो उस तरह से मुमकिन ना हो। लेकिन मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की और गवर्नर जो एतमाद का वोट है वो लेने की बात कर सकते हैं। मुकन्ना ने बिल्कुल अपने कानून बना दिए, इंटरप्रिटेशन कोर्ट को करनी है, लेकिन कोर्ट को एक ही लॉ की 2 इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है। कोर्ट को किसी की एक इंटरप्रिटेशन करनी है और वो उसको प्रेसिडेंट के तौर पर सेट कर देना है। ये नहीं हो सकता मेरे केस के लिए और इंटरप्रिटेशन हो, किसी और केस के लिए और इंटरप्रिटेशन हो, ऐसे नहीं होता जी। ऐसे अगर सियासी मामलात खास सिमत ना गए तो आइन उसकी महदूद हद से ज्यादा कोई हल आपको प्रपोज नहीं कर पाएगा। तो बुनियादी बात ये देखनी है पंजाब में सियासत किस तरफ जाएगी, और सियासत में जो कलीदी किरदार है वो ना सिर्फ PMLN और इत्तेहादियों का है बल्कि चौधरी परवेज इलाही का भी है कि वो किस किस्म का दाव पेच खेलेंगे। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के ये हिस्सा देखने का। सोचने को बहुत कुछ है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है सोचने का वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जिसकी इतनी उल्फत थी गुज़िश्ता क़यादत से फ़ौज की, वो यकदम इतनी नफ़रत में कैसे तब्दील हो गई, और क्या वो जस्टिफिकेशन देते हैं इस तब्दीली की। लेकिन आपको असद उमर का मैं एक ट्वीट दिखाना चाहूँगा जिसमें वो बता रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर से उनकी तवक्कुआत क्या हैं, फ़ौज की तारीफ़ भी कर रहे हैं। असद उमर फरमा रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर की अव्वलीन तरजीह कौम और फ़ौजी क़यादत के दरमियान एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता बहाल करना है। तो जनरल साहब की तरजीहात बता रहे हैं, ना ये रिश्ता यकतरफ़ा हो सकता है और ना ही ताकत और जबर से हासिल हो सकता है। 8 माह के फ़ैसलों ने इस रिश्ते को बुरी तरह से ठेस पहुंचाई है। मुल्क का दिफा करने वाले फ़ौजी पर कौम आज भी नाज करती है। तो आखिरी जुमला जो है वो उन्होंने तारीफ़ी किया जुमला लिखा, और उससे पहले उन्होंने सियाक़ो सबाक बताया कि हम मोहब्बत दोबारा से कैसे कायम रख सकते हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात है इस तमाम ट्वीट के अंदर वो है 8 माह के फ़ैसलों ने। तो असद उमर ये नहीं कह रहे कि पिछले 6 साल के फ़ैसलों ने या पिछले 10 साल के फ़ैसलों ने, वो आपको बता रहे हैं कि 8 माह के फ़ैसलों ने बहुत कौम के साथ रिश्ता फ़ौज का ख़राब कर दिया। यानी जनरल कमर बाजवा का अगर 6 साल का टेन्योर लें तो 5 साल और 4 माह जो हैं वो बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म के रिश्ते बनाते हुए गुजरी। दोनों की खूब गाड़ी छिनती थी, आर्मी चीफ ज़बरदस्त आदमी था और फ़ौज बेहतरीन थी, कौम उस पर फ़ख्र करती थी, कोई एतराज़ नहीं था। तो 5 साल 4 महीने कुछ नहीं हुआ, बस 8 महीने के अंदर अंदर फ़ौज और कौम का रिश्ता जो है वो तबाह हो गया। इसी क़यादत के बारे में इमरान खान साहब क्या कहते थे? जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। जी, तो देखा इमरान खान साहब क्या फरमाते होते थे। वो 5 साल और 4 महीने जनरल बाजवा के लिए यौम वजाहत मनाते रहे हैं, यौम तारीफ़ मनाते रहे हैं, यौम तौसीफ़ मनाते रहे हैं, और अब यौम नजात मनाते नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि कौम से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, और इज़्ज़त के रिश्ते से मुराद ये है कि वो इज़्ज़त के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा ताकत में लाए रखें। कानून से मुराद ये है कि वो कानून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है वो कानून है, आइन वो है, और आइन की तशरीह वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को काबिल कबूल है। जो आर्मी चीफ ये काम करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि कौम के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो गया, मोहब्बत आपकी बड़ी गहरी होगी, आइन और कानून की आपने बड़ी पासदारी की, और वाह यौम वजाहत मनाते हैं। और जो चीफ ये नहीं कर पाएगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ताकत में नहीं रख पाएगा, उनकी करप्शन के मामलात के ऊपर सपोर्ट उनको नहीं मिलेगी, उनको एडवाइस कड़वी देगा, वो आर्मी चीफ जो है यौम नजात की बुनियाद बन जाएगी जब वो रिटायर होगा। जनरल बाजवा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोहब्बत और नफ़रत का रिश्ता जो है पिछले 6 सालों पर मोहित है। 6 सालों में बहुत कुछ हुआ जिसको आप तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है, क्या ये तनकीद करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्वालिफाई करती है या नहीं? दूसरी जमातें तो कर सकती हैं, आज़ाद इंडिपेंडेंट तजिया निगार तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वाक़तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करना जचता है या नहीं?